स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 24 फरवरी 2022 ये वो दिन था जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, इन्वेड किया। और रीजन ये था कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाह रहा था और नेटो, जो कि रशिया का एक एडवर्सरी अलायंस माना जाता है, उसके साथ बढ़ती नजदीकियां रशिया को पसंद नहीं आई एंड कॉन्सिक्वेंटली उसका हश्न और उसका नतीजा खामियाजा यूक्रेन और उसकी जनता को भुगतना पड़ा। 2 साल हो चुके हैं इस वॉर को शुरू हुए और ये वॉर काफी ज्यादा ड्रैग ऑन हो चुकी है। और इस साल सभी के मन में, सभी देशों के मन में एक एप्रीहेंशन और ये सवाल है कि रशिया क्या खुराफात मचा सकता है। और कोशिश यही की जा सकती है या की जा रही है कि रशिया की इस खुराफात का जवाब देने के लिए ये वेस्टर्न अलायंस तैयार रहे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। आई एम चंदन शर्मा और यहाँ पर आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो नेटो के साथ एसोसिएटेड है। और इसका बैकटॉक जैसा कि आप समझ चुके हैं, दिस इज पर्टेनिंग टू द 2 इयर्स, नियरली 2 इयर्स होने वाले हैं अब रशिया की इन्वेजन को लेकर, और नेटो क्या प्लानिंग कर रहा है इस साल, राइट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों रिपोर्ट से आ रही है कि कोल्ड वॉर के बाद से नेटो पहली बार अपनी एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज या कहीं मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करने जा रहे हैं, जहां पर इसके सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मिलिट्री ड्रिल को कंडक्ट करके नेटो एक तरीके से रेडी हो रहा है कि किस तरह से अगर रशिया की ये वॉर यूरोप के दूसरे कोनों में भी एक्सटेंड होती है तो यूएस की ट्रूप्स किस प्रकार से अपनी रीइंफोर्समेंट्स अपने एलायंस को अक्रॉस द अटलांटिक ओशन भेजेंगे, राइट। तो इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है, राइट। सो इसके अंदर विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, यूएस और इवन नेटो के जो चीफ्स हैं उन्होंने इंडिकेट किया है कि क्योंकि 2 साल हो रहे हैं रशिया की एंड यूक्रेन की वॉर को, एंड इट इज बीइंग एस्टिमेटेड, इट इज बीइंग कैलकुलेटेड कि क्योंकि पूरे के पूरे ग्लोब में ही कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स उठते जा रहे हैं। पहले रशिया यूक्रेन था, फिर इजराइल हमस हो गया, तो इस साल भी कुछ खुराफात मचाने की पोटेंशियल है रशिया में, तो उसी की तैयारी की जा रही है। और यही चीज है दोस्तों कि जब भी हमने कोई सी जंग के वो एक तरीके से फेस करना है एंड वी नो दैट समथिंग इज कमिंग टू अस, समथिंग माइट कम टू अस, सो इट्स बेटर कि हम उसको पहले से प्रिपेयर करके रखें। इतने बड़े बड़े कंट्रीज और इतनी बड़ी बड़ी अलायंसेस भी इसी चीज की तैयारी करती हैं एंड इन मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट करके खुद को तैयार करती हैं। सो आप लोग भी यूपीएससी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये भी किसी जंग से कम नहीं, एंड इट इज अ रियली ब्लडी वॉर, बहुत ब्लडशेड होता है। तो बेस्ट आइडियल सिचुएशन यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करें दैट यू आर वेल वर्स्ड विद योर कॉन्सेप्ट्स। पूरा का पूरा सिलेबस जो आपने पिछले 1 साल में पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करके रखें। एंड इस समय पर मैं सलाह दूंगा कि MCQs पर फोकस कीजिए, क्योंकि देखो दोस्तों जब भी हम पूरी चीज पढ़ते हैं, कहानी में तो बड़ा मजा आता है कहानी को पढ़ने समझने में। जैसे कोई मूवी देखते हैं, वी रियली एंजॉय वॉचिंग अ पर्टिकुलर मूवी, लेकिन उस मूवी के जब निटी-ग्रिटीज और कुछ की एस्पेक्ट्स के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो वहां पर जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लायन किंग आपने देख रखी है, अब मैं वहां पर लायन किंग में जो लायन किंग की या सिम्बा की जो एक फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड थी, उसकी भी सहेलियों के कुछ नाम बता रखे थे। तो वो नाम क्या थे, हो सकता है ये आपको याद ना रहे, या हो सकता है आपने लायन किंग देखी ही ना हो, राइट। एनीवेज द पॉइंट इज कि सिलेबस को जब हम एक फ्लो में पढ़ते हैं तो कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के सवाल में आ सकते हैं हमें, वो हम मिस आउट कर देते हैं या फिर हमें याद नहीं रहते। सो कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम MCQs की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें पता रहता है कि जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उनमें से किन चीजों पर एम्फेसिस ज्यादा देना चाहिए ताकि प्रीलिम्स में आए सवाल को हम सॉल्व कर सके। सो इस चीज में हेल्प करने के लिए टीम स्टडी IQ ने क्रैश को स्टार्ट किया है फॉर प्रीलिम्स 2024, जिसकी क्लासेस 22 जनवरी को स्टार्ट होने जा रही हैं। एंड इसमें हर क्लास के बाद आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। 75 सेक्शनल टेस्ट इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे एंड ओवरऑल आपको 8 फुल लेंथ टेस्ट, नॉट 8, in fact you will be getting more than 8 full length टेस्ट, यानी कि 10 प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। CSAT की वर्कशॉप्स मिलेंगी एंड CSAT के भी फुल लेंथ टेस्ट इसमें इंक्लूडेड हैं, राइट। सो क्रैश कोर्स के साथ आपके MCQs की भी प्रैक्टिस हो रही है एंड फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहे हो, तो इनफैक्ट टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड द एंटायर सिलेबस फॉर प्रीलिम्स इट विल बी रिवाइज्ड टिल 30th अप्रैल 2024। सो क्वाइट अ गुड कोर्स और काफी इफेक्टिवली आपकी इसकी तैयारी करवा देगा फॉर द प्रीलिम्स। अगर फर्दर मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, जानकारी चाहिए और ये PDFs आपको चाहिए तो CS लाइव ग्रुप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी हियर एंड लेट अस गेट बैक टू द मुद्दा ऑफ नेटो। आखिर नेटो कर क्या रहा है, ऐसा क्यों नेटो को लग रहा है कि उसको इतनी बड़ी ड्रिल कंडक्ट करने की जरूरत है, राइट। तो इसको समझना है। इसको समझने के लिए दोस्तों वी माइट हैव टू गो इनटू अ लिटिल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऐसा है कि 1949 में
राइट, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया। वर्ल्ड वॉर से पहले यूके को दुनिया की एक बहुत ताकतवर शक्ति माना जाता था, लेकिन वॉर ने उसके रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया एंड इट टर्न्ड आउट कि दो बहुत बड़े बड़े हाथी उभर कर सामने आए, एक यूएस और एक रशिया। अब 1945 में जब यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब से अटैक किया, तो उस अटैक ने एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने देखा दैट व्हाट यूएस इज कैपेबल ऑफ। इसी के साथ कई देशों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इतना बड़ा बम अगर किसी एक कंट्री के पास है तो वो कुछ भी खुराफात मचा सकता है और इनफैक्ट पूरी दुनिया में एक बुली की तरह निकलकर सामने आ सकता है। राइट, इस चीज को उस समय का जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी यानी कि सोवियत रशिया, उसने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी भी महसूस हुई। राइट, एंड कॉन्सिक्वेंटली सोवियत रशिया ने पूरा जोर लगा दिया टू डेवलप एन एटॉमिक बॉम्ब एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड इट वॉज इन द ईयर 1949 जब यूएस इंटेलिजेंस को पता लग गया था कि रशिया भी इज वेरी क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ दिस एटॉमिक बॉम्ब। कॉन्सिक्वेंटली अप्रैल 1949 में ये कनाडा और अपने कुछ और पश्चिमी साथियों के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन करके नेटो को अस्तित्व में लाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये होता है कि रशिया, जो कि यूरोप में एक बहुत बड़ा कंट्री है, एंड ऑफ कोर्स यूरोप में इतना बड़ा कंट्री होने की वजह से वही बात आ जाती है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एंड रशिया में ये टेंडेंसी हो सकती है कि वो दूसरे छोटे छोटे यूरोपियन नेशंस को बुली कर सके। राइट, और उनकी सिक्योरिटी को खतरा भी हो सकता है। सो इसलिए बहुत से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस के साथ अलायंस करके एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट की, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा फंडामेंटल है कि मतलब ये इतने लंगोटिया यार हैं सभी के सभी देश कि इन्होंने कहा कि ये नेटो का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अगर हम में से किसी एक पर भी अटैक किया तो वो माना जाएगा कि हम सबके साथ आपने उलझ लिया है, उसके बाद हमें आप रोक नहीं सकते अगर हमने रिटेलिएट किया। ठीक है, इसका सीधा पर्पस ये था कि रशिया किसी छोटे यूरोपियन कंट्री को कमजोर समझ के कोई अटैक ना कर दे। ठीक है, तो यहां पर वही था कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा, हमारा अटलांटिक ओशन के उस पर एक बहुत बड़ा मित्र बैठा है। राइट, उसके पास बहुत सारी डिफेंस है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी कैपिटल है, और हम छोटे कंट्रीज हैं, तो हम अपना छोटा छोटा अमाउंट ऐसे कलेक्ट करके एक कॉर्पस में डालेंगे। उस कॉर्पस से नेटो के फंड्स तैयार होंगे, यूएस सबसे बड़ा उसमें स्टेक होल्डर रहेगा, एंड एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस को अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दी। ठीक है, अब अगस्त 29 1949 में जो सबका डर था वो सच साबित हो जाता है जब सोवियत रशिया वो अपना पहला एटॉमिक टेस्ट करता है और पता लगता है कि उसके पास भी एटम बम आ गया है। ठीक है, कजाकिस्तान में सेमी पलातिन्स्क नाम की एक जगह है, वहां पर ये टेस्ट होता है, एंड सोवियत रशिया से अब यूएस और ज्यादा इनसिक्योर हो गए। कोल्ड वॉर के दौरान हालांकि न्यूक्लियर वॉर नहीं होती, राइट, इवन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी होते होते रह जाती है, लेकिन तब भी एस्पियोनाज का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जहां पर दोनों ही पावर्स, राइट, डायरेक्टली तो कन्फ्रंट नहीं कर रही, लेकिन दुनिया में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही हैं। और इन दो बड़े हाथियों की लड़ाई, इसने पूरी की पूरी दुनिया को दो हिस्सों में, दो पोल्स में डिवाइड कर दिया। राइट, ये पूरा का पूरा यहां पर ये बैकग्राउंड है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि कोल्ड वॉर में लास्ट इन्होंने एक्सरसाइज जो की थी वो की थी 1988 में, जहां पर 1,25,000 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था। राइट, कोल्ड वॉर में क्योंकि ये मसल फ्लेक्सिंग करना चाहते थे तो ऐसी एक्सरसाइजेस जरूरी थी, ताकि नेटो भी दिखा सके कि रशिया भाई हमसे इतना मत उलझना कि हमारे इतने सारे ट्रूप्स आपको नस्तो नबूद कर देंगे, अगर पंगा लोगे तो आपका भी बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो बेसिकली डेटरेंस बनाने की कोशिश करते थे ये। आज की डेट में अभी जो ये एक्सरसाइज होने जा रही है, सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, इसको हम कह रहे हैं स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। दिस इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, और ये एक्सरसाइज छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी एक्सरसाइज है। रीजन बीइंग कि एक दो दिन या एक हफ्ते चलने वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये कई महीने चलने वाली एक्सरसाइज है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ्स से ये एक्सरसाइज चलेगी। फरवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक ये एक्सरसाइज अपना काम करेगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आधा साल तक ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। नेटो फोर्सेस के जो इस वक्त चीफ कमांडर हैं यानी कि क्रिस कैवोली, राइट, यूएस के हैं वैसे ये, राइट, तो इन्होंने कहा है कि हम 90,000 ट्रूप्स इनको मोबिलाइज करेंगे, और इस एक्सरसाइज के दौरान हमारा ये फोकस रहेगा कि अगर हमारे नियर पियर एडवर्सरी ने, ठीक है, क्या टर्म यूज की, ठीक है, नियर पियर एडवर्सरी, इसका मतलब है कि हमारा जो पियर है यानी कि हमारा साथी जो यूरोप में है, उसके पास का कोई एडवर्सरी जो कि रशिया को इंडिकेट किया जा रहा है, अगर उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो किस तरह से, अगर हमारे दोस्त को रीइंफोर्समेंट की जरूरत है तो अटलांटिक के पार से हम वो रीइंफोर्समेंट
वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का मेन फोकस इस चीज पर रहेगा, राइट। और इस एक्सरसाइज के दौरान ये पूरी की पूरी मसल फ्लेक्सिंग करेंगे और रशिया को भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कुछ भी मूर्खता करने से पहले या कुछ भी रैडिकल, यार मूर्खता तो चलो वैसे तो उनकी मर्जी है यार, उनको पता है अपनी ताकत, राइट। कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हैं पुतिन भी, ठीक है। तो उनको पता है वैसे अपना, पर फिर भी उनको थोड़ा डिटर करने के लिए कि यार ज्यादा एक्सटेंड ना करना वॉर, तो इन्होंने मसल फ्लेक्सिंग की है। तो इस एक्सरसाइज में 90,000 ट्रूप्स के साथ साथ इनके 50 बड़े बड़े जहाज भी मोबिलाइज किए जाएंगे, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स ये दोनों शामिल रहेंगे। 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स, इनके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, 1000 से ज्यादा कॉम्बैट व्हीकल्स, 133 टैंक्स और 533 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, इन्हें मोबिलाइज किया जाएगा, राइट। तो कहीं ना आप अगर ये ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं क्या नेटो अगली वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है, राइट। देखने में तो यही लग रहा है, राइट। और अगर ये लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और इतने सालों बाद इन्होंने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की, तो कहीं ना कहीं इससे ये भी पता लग रहा है कि इनके पास इनपुट्स हैं इंटेलिजेंस के कि रशिया भी कुछ बड़ा प्लान हो सकता है कर रहा हो, राइट। और ये चीज ऐसा नहीं कि इसी साल इन्हें पता लगी है कि 2 साल कंप्लीट होने वाले यूक्रेन रशिया वॉर के, तो यहां पर हमें कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने विलिनियस समिट कंडक्ट किया था 2023 में, नेटो के मेंबर्स ने 2023 में विलिनियस समिट कंडक्ट किया था। विलिनियस लिथुआनिया की कैपिटल है और यहां पर सभी नेटो कंट्रीज ने प्लान किया था कि अगर कभी वॉर एक्सटेंड होती है या अगर कभी किसी एलाय के ऊपर अटैक होता है तो किस प्रकार से हम अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे, ट्रूप्स को मोबिलाइज करेंगे टू कम इन एड ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर, राइट। तो इन्होंने ऑलरेडी ये प्लान्स तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें काफी बड़ा प्लान है और इसमें जो ट्रूप्स हैं वो सभी कंट्री से पार्टिसिपेट करेंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ नेटो, राइट। एंड स्वीडन के भी ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली फिनलैंड, राइट, इट इज अ लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन नेटो, 2023 में इसने ज्वाइन किया था। और स्वीडन भी कोशिश कर रहा है, कुछ कारणों की वजह से स्वीडन के नेटो के साथ इंटीग्रेट होने के प्रोसेस में कुछ अड़ंगियां आ रही हैं, बट फिर भी इसकी मिलिट्री कोऑपरेशन काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड हो रही है। तो ट्रूप्स में नेटो के सभी मेंबर्स और स्वीडन ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। इसी के साथ साथ यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि देखो जो कंट्रीज रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट, रशिया के साथ जो कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो पोलैंड इन दैट टर्म्स इज क्वाइट वल्नरेबल, इवन फिनलैंड इज क्वाइट वल्नरेबल। तो यहां पर नेटो फोर्सेस का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि किस तरीके से अगर जरूरत पड़ती है तो पोलैंड, यानी कि जो नेटो अलायंस का जो टेरिटोरियल ईस्टर्न फ्लैंक बनता है पोलैंड, वहां पर अगर हमें ट्रूप्स को मोबिलाइज करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ और थिएटर ऑफ वॉर की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बाल्टिक सी, जर्मनी और नॉर्वे और रोमानिया, यहां पर कैसे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा इसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है, ताकि जो भी कन्फ्रंटेशन बनती है, अगर बनती है रशिया के साथ, तो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से हो और कोशिश यही की जाए कि डिस्प्यूट या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टेजेस में एस्केलेट हो। ये नहीं जैसे इजराइल हमस में हो गया कि अटैक हुआ तो चलो जी टूट पड़ो पूरी तरह, उससे एक्चुअली वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। तो ये अभी के टाइम पर फिलहाल ये सिर्फ मसल फ्लेक्सिंग की एक्सरसाइज है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न दिखाया जा रहा है कि ये पुतिन को उकसाने की भी कोशिश हो सकती है, ठीक है। तो हालांकि इस पूरे के पूरे ड्रिल के दौरान और ड्रिल के बारे में जब रिपोर्ट सामने आई तो रशिया का नाम कहीं नहीं लिया गया। द ओनली टर्म दैट वाज यूज्ड वाज नियर पियर एडवर्सरी, राइट। लेकिन फिर भी सब लोग समझते हैं कि ये रशिया के ही अटैक से या रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में चल रहा है उसकी एक्सपेंशन को यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ ना जाए, उसको टेम करने के लिए ये एक्सरसाइज हमारे लिए यानी कि नेटो कंट्रीज के लिए कंडक्ट की जा रही है, राइट। लेकिन इससे पुतिन हो सकता है थोड़ा प्रोवोक हो जाए और हो सकता है कि हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर ये देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि इस वॉर को देखकर मे बी पुतिन को रियलाइज हो कि उनकी भी इकोनॉमी काफ़ी ड्रेन हो रही है, मे बी उनकी जनता भी इससे इम्पैक्ट हो रही है। तो मे बी इट्स टाइम टू गेट ऑन द टेबल, हैव अ डील विद दीज नेटो कंट्रीज, और उसमें नेटो भी ये समझौता करे कि ठीक है, अगर रशिया को बहुत इनसिक्योरिटी होती है नेटो के बहुत पास आने से, तो यूक्रेन को हम नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, ऑन द कंडीशन दैट जितनी भी टेरिटरीज एनेक्स हुई हैं यूक्रेन की वो उसे वापस कर दी जाएं एंड यूक्रेन विल नेवर जॉइन नेटो, ठीक है। और कॉर्डियल रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बनाए जाए, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा और ये तो भाई पुतिन ही जाने, राइट। और
वीडियो को सम अप करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं और कुछ आपसे मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो, ये जो अभी एक्सरसाइज हो रही है स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024, इससे पहले हमारी रीफॉर्जर नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी 1988 में, जो मैंने अभी बताई। 1,25,000 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया, राइट। तो इतने बड़े लेवल की एक्सरसाइज, राइट, सेकेंड मतलब हाइएस्ट ट्रूप्स तो इसी में थे, तो 90,000 ट्रूप्स लगभग उतने ही हैं, ठीक है। तो ये बहुत सालों बाद हो रही है, 1988 के बाद इट इज हैपनिंग इन 2024, ऑलमोस्ट 36 ईयर्स के बाद ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसके बाद 2018 में भी एक एक्सरसाइज हुई थी कॉल्ड एज ट्राइडेंट जंक्चर, लेकिन यहां पर केवल 50,000 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था। इधर भी कोशिश यही थी कि जो रशिया ने क्रीमिया पर इन्वेजन कर रखी है और उस डिस्प्यूट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर मसल फ्लेक्सिंग कर दी जाए। तो इस एक्सरसाइज का आप देख सकते हैं कुछ खास फायदा नहीं हुआ, 4 साल बाद ही रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन कर दी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अब क्या नतीजे निकलेंगे ये आने वाला समय बताएगा, और हम उसको आपके साथ डेफिनेटली कवर करेंगे। एंड बिफोर गोइंग, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। कौन सा कंट्री है जिसने नेटो अलायंस को सबसे रिसेंटली ज्वाइन किया है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और ये कंट्री जो है ये लगभग 1340 किलोमीटर का बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है। ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपको अच्छी लगी। जो हमने मुद्दा डिस्कस किया आपके लिए क्वाइट इंटरेस्टिंग मुद्दा था। एंड इसी तरह से देखो, हम अलग अलग टॉपिक्स और यूपीएससी प्रिपरेशन के सिलेबस, पूरे सिलेबस को इंटरेस्टिंग तरीके से इस तरह से मरोड़ते तो नहीं है, तोड़ते हैं, ताकि इट इज ईजी टू कंज्यूम। इतना वास्ट सिलेबस अगर हम उसे पीसेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और हर एक पीस को केटर करके, टारगेट करके अप्रोच करेंगे, तो चीजों को पढ़ना समझना आसान बन जाता है। तो इसी अप्रोच को हम हमारे P2I बैच में भी फॉलो करते हैं। P2I मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी यूपीएससी की तैयारी इस बैच में होती है, जिसमें आपकी फाउंडेशन को तैयार किया जाता है, एनसीईआरटीज के कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाते हैं, राइट। आपको क्रैश कोर्स भी इसमें मिल जाता है। जब आपका प्रीलिम्स आने वाला होगा तो प्रीलिम्स से 6 महीने पहले आपको क्रैश कोर्स भी दे दिया जाएगा फॉर इफेक्टिव रिविजन। टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस का क्रैश कोर्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आप इस बैच में हैं और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, तो आप स्टडी आईक्यू के साथ दिल्ली में आ सकते हैं, जहां पर आपका रहना, खाना, पीना यानी कि बोर्डिंग और लॉजिंग स्टडी आईक्यू बेयर करेगा ये खर्चा सारा। आपको सिर्फ पढ़ना है और हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रह के यू कैन बी द नेक्स्ट यूपीएससी टॉपर। इस साल मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में रहने वाले हमारे बच्चे, जो कि 100 से ज्यादा थे, इनमें से 35 से ज्यादा बच्चों को इंटरव्यू कॉल आई है। यानी कि ये वो 35 लोग हैं जो बिल्कुल स्टडी आईक्यू को ही फॉलो कर रहे थे, राइट। हमारे साथ ही रह रहे थे और मेंस की पूरी तैयारी इन्होंने हमारी गाइडेंस के अंदर की। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ रियली गुड रिजल्ट दिस ईयर एंड वी वुड लाइक टू डू इवन बेटर इन द कमिंग ईयर। सो डू ज्वाइन दिस बैच, और डिस्काउंट के लिए CS लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं। पूरा सिलेबस इस बैच में जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। दीज आर द डिलीवरेबल्स एंड हमारी गाइडेंस हमेशा इसमें आपके साथ रहेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। Wish you all the best, and to enroll in any Study IQ course, buy any Study IQ book, use the code CSLife for discount. Thank you so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।